तो आपको ए ट्रेन टू बुसान फिल्म याद होगी जो कि सबको बहुत पसंद आई थी। तो उसके बाद एक और हॉरर फिल्म आई है जो कि ज़ॉम्बी हॉरर मूवी है। इसका नाम है कॉलोनी। ये भी काफी हिट हो रही है और इसने भी काफी अच्छा खासा पैसा कमाया है। यानी कि ए ट्रेन टू बुसान के बाद में ये काफी हिट मूवी रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी काफी नया है, काफी इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन फिल्म को एक्सप्लेन किया, इनके साथ ने मिस कर दी है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत सोल शहर से होती है, जहां पर हमें डॉक्टर सॉ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि असल में चेन्स बायो कंपनी का एम्प्लॉय था। और इस वक्त वो सोल के पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर ऑफिसर से बात कर रहा होता है। फोन पर डॉक्टर सॉ ऑफिसर को कहता है कि आज उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो कि एक खतरनाक डेडली बायो टेरर अटैक हो सकता है। वो ये क्लेम करता है कि जल्दी सोल शहर की डूंग वोंग बिल्डिंग के अंदर वो ये हमला करने वाला है। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस वायरस की वैक्सीन उसकी बॉडी में थी, ऐसा वो बताता है, क्योंकि उसने उसके पैथोजेंस अपने ही शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लिए थे। डॉक्टर सॉ की ये बात सुनकर फोन पर मौजूद ऑफिसर बुरी तरह घबरा जाता है और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम दो बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर्स हान और वॉन को देखते हैं, जो कि असल में शुरुआत वाली चेन्स बायो और उसके कोलैबोरेटर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज करी हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच रहे थे। ये दोनों असल में एक दूसरे के एक्स भी होते हैं, जी हाँ, जिन्होंने 10 साल पहले डिवोर्स ले लिया था। लेकिन ये दोनों डिवोर्स के बाद अभी भी साथ थे, एटलीस्ट एक ही कंपनी में तो काम कर रहे थे। अब वहीं कॉन्फ्रेंस में कंपनी का सीईओ खांग मीडिया और गेस्ट को कंपनी के विजन के बारे में बता रहा होता है। खांग समझाता है कि चेन बायो सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं है, बल्कि एक बायोटेक कंपनी है। कंपनी ने इंसानों के लिए खास चिप डेवलप करी है जिसके अंदर एक एडवांस सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को और भी आसान और एफिशिएंट बना देने का है। लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान अचानक खांग की नजर डॉक्टर सॉ पर पड़ती है, जो कि शुरुआत में दिखाया गया था। उसे वहां देखते ही खांग के होश उड़ गए थे और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। अब कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वॉन और हान जो होते हैं वो खांग से मिलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान खांग के पास सोल काउंटर टेररिज्म स्क्वाड का एक इमरजेंसी कॉल आता है। ऑफिसर्स उससे डॉक्टर सॉ के बारे में पूछताछ करते हैं और जैसे ही खांग डॉक्टर सॉ का नाम सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही भीड़ से थोड़ा दूर जाकर इन ऑफिसर से बात करने लगता है। तब ऑफिसर्स उसको बताते हैं कि जिस डूंग वोंग बिल्डिंग के अंदर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वहीं पर डॉक्टर सॉ एक खतरनाक बायो टेररिस्ट हमला करने वाला है, यानी कि ये सेम बिल्डिंग थी और इसी के बारे में डॉक्टर सॉ ने शुरुआत में कहा था। ये बात सुनकर खांग बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वो ऑफिसर्स को बताता है कि उसने कुछ देर पहले ही डॉक्टर को कॉन्फ्रेंस के अंदर आता देखा था। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही ऑफिसर्स उसको अलर्ट रहने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उनकी फोर्स भी जल्दी ही वहां पर पहुंचने वाली है। खैर इसी बीच वॉन को खांग से एक जरूरी बात करनी थी और इसलिए वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन खांग बात करने से पहले ही अपने वीआईपी रूम की तरफ चला जाता है और डॉक्टर सॉ भी चुपके से खांग का पीछा करते हुए उसी रूम के अंदर पहुंच गया था और इसलिए वॉन वहां से चली जाती है। खैर डॉक्टर सॉ को अपने रूम में देखकर खांग बुरी तरह चौंक गया था। अब इन दोनों की बातचीत से ये पता लगता है कि जिस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की आज कॉन्फ्रेंस में तारीफ हो रही थी उसकी असली रिसर्च असल में डॉक्टर सॉ ने करी थी। लेकिन खांग ने उसकी रिसर्च को चुराकर सारा क्रेडिट खुद ले लिया था और उसको धोखा दे दिया। इसी वजह से डॉक्टर सॉ बदले की आग में जल रहा था। डॉक्टर सॉ खांग से कहता है कि अब वो अपने साथ हुई इस धोखेबाजी का हिसाब चुकाएगा। इतना कहकर वो अपने फोल्डिंग बैग से एक सिरिंज निकालता है जिसके अंदर वही डेडली वायरस मौजूद था जिसके बारे में शुरुआत में उसने बताया, और अचानक से वो उसे खांग की गर्दन में इंजेक्ट कर देता है। लेकिन खांग भी तुरंत जवाब देता है। वो मौका देखकर डॉक्टर सॉ पर हमला करते हुए उसे अपने रूम के वॉशरूम में बंद कर देता है। जब खांग वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब पहले तो वो इसको नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगती है। वो जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगता है और देखते ही देखते एक खतरनाक ज़ॉम्बी में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये ज़ॉम्बी आम ज़ॉम्बीज नहीं थे, इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। खैर ज़ॉम्बीज की फितरत होती है कि वो नॉर्मल इंसानों पर हमला करके उन्हें भी अपना जैसा बनाने लगते हैं। मतलब अगर आप एक ज़ॉम्बी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसको सामने वाला इंसान भी एक ज़ॉम्बी जैसा लगता है और इसलिए वो इंसानों पर हमला करते हैं। उनके दिमाग के अंदर वायरस जो होता है वो कुछ ऐसा लोचा कर देता है। खैर खांग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और वो ज़ॉम्बी में बदलते ही सामने आने वाले हर एक इंसान पर टूट पड़ता है और उनको काटने लगता है। अब कुछ ही देर के बाद पुलिस ऑफिसर्स डॉक्टर सॉ को गिरफ्तार करने के लिए बिल्डिंग में पहुंच गए थे, लेकिन वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और बायो टेरर अटैक जो था वो पहले से ही शुरू हो चुका
चुका था और कई लोग ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुके थे। सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए ऑफिसर्स तुरंत अपनी टीम को पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन करने का ऑर्डर देते हैं ताकि इन्फेक्शन बाहर ना फैल पाए। अब इसी बिल्डिंग के एक रेस्टोरेंट में बैठकर हान और वॉन लंच कर रहे होते हैं और उनकी बातचीत से पता लगता है कि हान डिवोर्स हो जाने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, जहां पर उसने एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर गोंग से दूसरी शादी करी थी जिनकी एक बेटी भी है और उसे यूएस के कॉलेज में नई जॉब भी मिल गई है। हान वॉन को बताता है कि वो जल्दी ही उसे खांग की कंपनी में एक अच्छी पोजीशन दिलवाने की कोशिश करेगा। और आपको अब ये भी समझ में आया होगा कि आखिरकार हान और वॉन यहाँ पर साथ क्यों थे। कहीं ना कहीं हान जो था वो चाहता था कि वॉन भी अच्छी पोजीशन पर चली जाए और उसके बाद में हान जो था वो अपने परिवार के साथ में यूएस शिफ्ट हो जाता। अब बातों ही बातों में वॉन जो होती है वो गड़े मुर्दे उखाड़ने लगती है और हान से पूछती है कि आखिरकार उसने उससे डिवोर्स क्यों लिया। इस सवाल पर हान कुछ देर चुप रहता है और फिर उसको सच बताता है। वो कहता है कि उसने कभी भी उसके फैसलों की इज्जत नहीं करी। उसके साथ रहते हुए वो हमेशा दबाव और डर महसूस करता था, जो कि वो अपनी नई बीवी गोंग के साथ नहीं करता। अब हान की ये बात सुनकर वॉन काफी उदास हो जाती है। खैर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन कुछ देर बाद जब वो रेस्टोरेंट से निकलकर पार्किंग में जाते हैं तो दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाहर पुलिस फोर्स अपनी अपनी पोजीशन संभालकर बैरिकेडिंग कर चुकी थी ताकि इस बिल्डिंग से बाहर ज़ॉम्बीज ना आ सकें। लेकिन बिल्डिंग के अंदर हालात हर मिनट और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। वायरस काफी तेजी से फैल चुका था और ज़ॉम्बीज कई लोगों को अपने जैसा बना चुके थे। इसी बीच हान और वॉन पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे होते हैं, तभी हॉलवे में अचानक कई ज़ॉम्बीज आ गए थे और वहां पर वो मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। और इसी भागदौड़ के दौरान एक हैंडीकैप्ड लड़की ही जो होती है वो जमीन पर गिर पड़ती है। उसे मुसीबत में देखकर हान और वॉन उसकी हेल्प करने के लिए वापस लौटते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से वॉन पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड सॉक जो होता है वो वहां पर सही समय पर पहुंच जाता है। वो ज़ॉम्बी को जोर से पास लगी हुई एक बड़ी एलईडी स्क्रीन की तरफ धक्का देता है। अब स्क्रीन पर चल रही तेज रोशनी और तस्वीरों की वजह से ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ चला गया था और वो स्क्रीन पर ही हमला करने लगता है। अब इससे हान, वॉन और बाकी लोगों को वहां से निकलने का मौका मिल गया था, लेकिन आगे बढ़ने पर उनके सामने दूसरी तरफ से भी ज़ॉम्बीज का ग्रुप आ जाता है। और अब अपनी जान बचाने के लिए बचे हुए लोग जो होते हैं वो कपड़े की शॉप के अंदर घुस जाते हैं और तुरंत उसका गेट बंद कर देते हैं। अब तक कई ज़ॉम्बीज उनको देख चुके थे, इसलिए उनका पूरा ग्रुप उस शॉप की ग्लास वॉल पर जोर जोर से धक्का मारने लगता है। ऐसा लगता है कि अब किसी भी पल ग्लास टूट जाएगा। तभी अचानक से किसी के हाथ से शॉप की लाइट्स बंद हो जाती है और पूरी दुकान अंधेरे में डूब गई थी। हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि अंधेरा होते ही ज़ॉम्बीज का ध्यान उस शॉप पर से हट जाता है और वो वहां से दूर चले जाते हैं। और इसी पल में हमको एक बहुत ही जरूरी बात समझ आती है कि इनके लिए अंधेरे में किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल था। अब कपड़े की शॉप की लाइट्स बंद होते ही ज़ॉम्बीज का ध्यान पीछे की तरफ मौजूद रेस्टोरेंट के रिफ्लेक्शन पर चला जाता है, जहां पर अभी भी काफी लोग मौजूद थे। इंसानों को देखते ही ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट की मजबूत ग्लास वॉल की वजह से वो अंदर नहीं पहुंच पाते। तब सारे ज़ॉम्बीज एक साथ अचानक से घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कुछ पल तक बिल्कुल शांत रहते हैं। इसके बाद में वो एक साथ ग्लास पर हमला करना शुरू कर देते हैं जैसे किसी ने उन्हें कमांड दी हो। और ये चीज काफी नई थी ज़ॉम्बीज वाली कैटेगरी के अंदर और इसलिए ये मूवी काफी फेमस भी हो रही है। खैर अब रेस्टोरेंट में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए वॉन अपने मोबाइल से मैसेज दिखाकर उन्हें तुरंत ही लाइट्स बंद करने के लिए कहती है। मैसेज देखते ही वहां मौजूद एक लड़की रेस्टोरेंट की सारी लाइट्स बंद कर देती है। अब अंधेरा होते ही ज़ॉम्बीज का ध्यान वहां से भी हट गया था। वो इधर उधर भटकने लगते हैं, लेकिन तभी रेस्टोरेंट के शीशे पर लगा हुआ एक एलईडी टीवी जो होता है वो अचानक से ऑन हो जाता है। अब स्क्रीन पर एक आदमी की इमेज होती है और साथ ही साथ म्यूजिक चल रहा था, जिससे कि ज़ॉम्बीज का ध्यान फिर से उस तरफ चला जाता है। अब वो टीवी पर हमला करने लग जाते हैं, जिस वजह से रेस्टोरेंट का ग्लास टूटने ही वाला था। ये देखकर वॉन और बाकी के लोग उन लोगों को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं। वो एक व्हील चेयर पर इंसानी पोस्टर लगाकर उसे हॉलवे की तरफ भेज देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान असली इंसानों से हट जाए। और उनका ये प्लान काम भी कर जाता है। ज़ॉम्बीज उस व्हील चेयर के पीछे चले जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर रेस्टोरेंट में फंसे लोग कपड़े की शॉप में आने लगते हैं। लेकिन एक लड़की अपने डर की वजह से पीछे रह गई थी। उसे बचाने के लिए हान खुद वहां पर चला जाता है और उसे लेकर लौटने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उन दोनों पर हमला कर देता है। अब ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए हान उसे अपने पीछे लगाकर पास की ही एक शॉप में जाकर छुप जाता है, जबकि ज़ॉम्बी शॉप में पड़े हुए इंसानी पोस्टर पर एक एक करके हमला कर रहा था। दूसरी ओर हॉलवे में मौजूद बाकी ज़ॉम्बीज व्हील चेयर पर लगे पोस्टर्स को पकड़कर काटने लगते हैं।
लेकिन कुछ ही देर के बाद में एक ज़ॉम्बी समझ जाता है कि उन्हें इंसानों ने धोखा दिया है और जैसे ही उसको सच का पता चलता है फिर से वो घुटनों के बल खड़ा हो जाता है। फिर धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बीज वही करने लगते हैं और हान के पास मौजूद ज़ॉम्बी भी अचानक रुककर घुटनों के बल खड़ा हो गया था। ये सब देखकर वॉन को सीईओ खांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात याद आती है। खांग ने बताया था कि उनका सेमीकंडक्टर एक्सपेरिमेंट जो है वो इंसानों को बिना बोले एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की कैपेबिलिटी देगा। तभी वॉन को समझ आ जाता है कि जब भी ज़ॉम्बीज ऐसे घुटनों के बल खड़े होते हैं या फिर इस तरह से बिहेव करते हैं तब वो आपस में असल में बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं। और इस बार भी वही हुआ था, यानी कि स्टार्टिंग में भी सेम चीज हो रही थी और इसलिए मैंने बोला कि ये मूवी काफी डिफरेंट है नॉर्मल ज़ॉम्बी मूवी से। खैर कुछ ही पलों में सभी ज़ॉम्बीज को पता चल जाता है कि व्हीलचेयर और पोस्टर सिर्फ नकली इंसान थे। अब हान के पास मौजूद ज़ॉम्बी भी ये बात समझ जाता है और फिर शॉप में हान को ढूंढने लगता है। अब जैसी उसकी नजर हान पर पड़ती है वो उस पर टूट पड़ता है और हान अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन के मन में आज भी हान के लिए प्यार था, इसलिए वो गेट को खुला रखती है ताकि वो सेफली अंदर आ जाए। अब हान पूरी ताकत से गेट की तरफ दौड़ता है लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही ज़ॉम्बीज का ग्रुप उसको घेर लेता है। कुछ ही पलों में वो हान को काट देते हैं और देखते ही देखते वो भी एक ज़ॉम्बी में परिवर्तित हो गया था। अब अपने एक्स हस्बैंड हान की इतनी दर्दनाक मौत को देखकर वॉन पूरी तरह टूट गई थी और अब वो एक शॉक के स्टेट में चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है और कुछ समय तक कुछ भी नहीं बोल पाती। खैर इसी बीच कपड़े की शॉप के अंदर मौजूद लोग अपनी सेफ्टी के लिए मिरर्स वॉल पर कपड़े टांग देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उनका रिफ्लेक्शन ना देख पाएं। दूसरी ओर इस बायो टेरर अटैक की खबर पूरे सोल शहर में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस और इमरजेंसी फोर्सेस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। अब बिल्डिंग के मेन गेट पर भी हालात काफी खतरनाक थे क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और उनको सिर्फ गेट पर लगे हुए रिफ्लेक्टिव ग्लास और सिक्योरिटी बैरियर ही रोक कर रख रहे थे। अब इस अटैक की खबर हान के परिवार तक भी पहुंच चुकी थी। अब हान की बीवी गोंग और उसकी बेटी लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हान का फोन अब वॉन के पास था, यानी कि हान की एक्स वाइफ के पास में। कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार वॉन जो होती है हिम्मत करके वीडियो कॉल रिसीव करती है। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर हान की छोटी बेटी नजर आती है जो कि अपने पिता से बात करना चाहती थी। कुछ ही पल के बाद में गोंग फोन ले लेती है और घबराहट भरी आवाज में वॉन से पूछती है कि हान कहाँ पर है। ये सवाल सुनते ही वॉन कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। फिर भारी दिल के साथ वो सच बता देती है कि हान दूसरे लोगों की जान बचाते वक्त ज़ॉम्बीज का शिकार हो गया और अब वो जिंदा नहीं रहा। ये खबर सुनते ही गोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका यूएस जाने का प्लान फेल हो गया था। वो बुरी तरह टूट कर रोने लगती है जबकि उसकी बेटी कुछ भी समझ नहीं पाती और परेशान हो जाती है। अब वॉन के लिए भी ये पल बहुत मुश्किल था और कुछ देर बाद ये इमोशनल कॉल यहीं पर खत्म हो जाता है। अब उस कपड़े की शॉप के अंदर वॉन के अलावा ही उसका भाई सॉक और एक पुलिस ऑफिसर और कुछ दूसरे सर्वाइवर्स ही मौजूद होते हैं। यानी कि सॉक जो था जिसने स्टार्टिंग में उस ज़ॉम्बी को धक्का दिया था वो कोई और नहीं बल्कि ही का भाई है। एनीवेज अब ही चल नहीं सकती थी इसलिए सॉक ने उसके लिए एक टेम्परेरी बैक सपोर्ट स्टैंड तैयार किया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले जा पाए। अब इसी बीच पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग के बाहर मौजूद अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है। बातचीत के दौरान उसको पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग को ऑफिशियली क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब अथॉरिटीज ने ये फैसला लिया था कि जब तक वायरस का पूरी तरह से एनालिसिस नहीं हो जाता तब तक किसी को भी बिल्डिंग के अंदर से रेस्क्यू नहीं करा जाएगा और कोई बाहर भी नहीं आएगा। ये खबर सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब उन्हें कुछ समय तक अपनी जान खुद ही बचानी होगी। तब पुलिस ऑफिसर सबके सामने एक जरूरी आइडिया रखता है। वो बताता है कि इस वायरस को बनाने वाला है डॉक्टर सॉ, जो कि उनकी बचने की सबसे बड़ी उम्मीद हो सकता है। ऑफिसर के मुताबिक डॉक्टर सॉ ने वायरस का एंटीडोट अपनी ही बॉडी में इंजेक्ट कर रखा है और अगर ये लोग डॉक्टर सॉ को ढूंढ लेते हैं तो अथॉरिटीज के पास वायरस का इलाज तैयार करने का मौका होगा और शायद फिर उन सबकी जान बच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि किसी को भी बिल्डिंग में डॉक्टर सॉ की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। तभी वॉन को एक बात याद आती है। वो सबको बताती है कि कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद में डॉक्टर सॉ सीईओ खांग से मिलने के लिए वीआईपी रूम में गया था और इसलिए पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो अभी भी कॉन्फ्रेंस हॉल के वीआईपी एरिया के आसपास हो सकता है। और ये सुनते ही पूरा का पूरा ग्रुप फैसला करता है कि उनको हर हाल में वीआईपी रूम तक पहुंचकर डॉक्टर सॉ को ढूंढना होगा क्योंकि उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद अब उससे जुड़ी हुई थी।
लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि इतने सारे ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरते हुए ये लोग तीसरे फ्लोर पर मौजूद वीआईपी रूम तक कैसे पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात कि हर एक फ्लोर पर ज़ॉम्बीज फैल गए थे और उनसे बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। तभी वॉन जो होती है वो अपनी ऑब्जर्वेशन को सबके सामने रखती है। वो बताती है कि ये ज़ॉम्बीज लगातार एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करके इवॉल्व हो रहे हैं। शुरुआत में वो सिर्फ हाथों और पैरों के बल चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीधा चलना सीख लिया। इतना ही नहीं, वक्त के साथ उनकी इंसानों को पहचानने की एबिलिटी भी बेहतर हो गई है। वॉन के मुताबिक ये सब उनके बीच हो रही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की वजह से हो रहा था, जो कि इसी बायोटेक कंपनी का ही कोई प्रोडक्ट है। हर एक ज़ॉम्बी जो कुछ सीखता था वो जानकारी बाकी ज़ॉम्बीज तक भी पहुंच जाती थी और इसी वजह से उनका पूरा झुंड लगातार और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनता जा रहा था। और यहीं से वॉन के दिमाग में एक प्लान आता है। वो कहती है कि अगर ज़ॉम्बीज इंफॉर्मेशन शेयर करके सीखते हैं तो उनको गलत इंफॉर्मेशन देकर कंफ्यूज भी किया जा सकता है। उसका मानना था कि अगर किसी ज़ॉम्बी को इंसानों की पहचान के बारे में झूठी जानकारी दी जाए तो वो असली इंसानों को आइडेंटिफाई करने की अपनी एबिलिटी को खो सकते हैं और इसके लिए ग्रुप के किसी भी एक मेंबर को बाहर जाकर ज़ॉम्बीज के सामने एक अलग तरह के इंसानी सेंट और मूवमेंट पैटर्न को दिखाना पड़ेगा ताकि ज़ॉम्बीज उसे ही इंसानों की असली पहचान समझ लें। अगर ये प्लान काम कर गया तो ज़ॉम्बीज गलत इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर देंगे और उनका पूरा नेटवर्क कंफ्यूज हो जाएगा। तब शायद ये लोग उनकी नजरों से बचकर बिल्डिंग के आगे बढ़ते हुए वीआईपी रूम तक पहुंच जाएंगे। अब वॉन के प्लान को अंजाम देने के लिए ग्रुप के किसी भी एक मेंबर को बाहर जाकर ज़ॉम्बीज को गलत जानकारी देनी थी। अब ऐसे में ग्रुप के साथ मौजूद पुलिस ऑफिसर खुद को वॉलंटियर कर देता है। वो सबकी हेल्प करने के लिए और रिस्क को उठाने के लिए तैयार था। मिशन शुरू होने से पहले सभी लोग अपने हाथों, पैरों और पूरी बॉडी पर मोटे कपड़े लपेट लेते हैं ताकि अगर कोई भी ज़ॉम्बी उन पर हमला करे तो इन्फेक्शन का खतरा कम हो सके। जिसके बाद में वॉन पुलिस ऑफिसर के कपड़ों पर एक खास परफ्यूम छिड़क देती है। उसका प्लान था कि ज़ॉम्बीज इसी परफ्यूम की स्मेल को इंसानों की पहचान समझ लें और बाद में इसी गलत जानकारी को आपस में शेयर कर दें। तैयार होने के बाद में ऑफिसर शॉप से बाहर निकलता है और बहुत ही सावधानी से ज़ॉम्बीज से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज उसके करीब आते हैं और उस परफ्यूम की स्मेल को महसूस कर लेते हैं। अब जैसा कि वॉन ने अंदाजा लगाया था, एक ज़ॉम्बी इस इन्फॉर्मेशन को बाकी ज़ॉम्बीज तक पहुंचाने लगता है। इसी दौरान ऑफिसर सक्सेसफुली एक परफ्यूम शॉप तक पहुंच गया था। वहां जाकर वो उसी फ्रेग्रेंस की जितनी भी परफ्यूम बॉटल्स होती हैं उनको अपने बैग में भर लेता है। जिसके बाद में वो ज़ॉम्बीज से बचते हुए दोबारा कपड़ों की शॉप तक लौट आया था, जहां पर बाकी सर्वाइवर्स उसका इंतजार कर रहे थे। और ऑफिसर को सुरक्षित वापस आता देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं कि एटलीस्ट इन ज़ॉम्बीज को बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब पुलिस ऑफिसर के वापस आने के बाद में वॉन प्लान के अगले फेज का काम शुरू करती है। वो परफ्यूम शॉप से लाई गई फ्रेग्रेंस को कपड़ों की शॉप के बैक रूम में रखे हुए एक मैनिक्विन पर छिड़क देती है और उसका प्लान काफी सोचा समझा भी था। जैसे ही शॉप का गेट खोला जाएगा, परफ्यूम की तेज स्मेल बाहर तक पहुंच जाएगी। ज़ॉम्बीज उसी सेंट को इंसानों की पहचान समझकर उसी की तरफ आकर्षित होंगे और सीधा शॉप के अंदर घुसने लगेंगे हमला करने के लिए। इसी दौरान इन लोगों को बाहर निकलने का और आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इस प्लान में एक और बड़ी दिक्कत थी कि अगर सर्वाइवर्स के शरीर से आने वाली इंसानी गंध ज़ॉम्बीज को महसूस हो गई तो पूरा प्लान फेल हो सकता है। इसी वजह से वॉन सबको अपनी बॉडी से इंसानी बदबू को कम करने के लिए कहती है, यानी कि इंसानी ओडर को। और इसलिए ये लोग शॉप में मौजूद एंटी फ्रीजिंग लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं और उसे अपने कपड़ों पर और शरीर पर लगा लेते हैं। उनका मानना था कि इस केमिकल की स्मेल उनकी नेचुरल सेंट को छुपा देगी और ज़ॉम्बीज का ध्यान सिर्फ मैनिक्विन पर लगे हुए परफ्यूम की तरफ जाएगा। अब जैसे ये लोग शॉप का गेट खोलते हैं तो परफ्यूम की तेज सेंट जो होती है वो तुरंत बाहर चली जाती है और उसी सेंट को स्मेल करते ही आसपास मौजूद सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और सीधा ही शॉप के अंदर घुसने लगते हैं। ज़ॉम्बीज का ध्यान परफ्यूम लगे हुए मैनिक्विन पर चला गया था, जिससे कि वॉन और बाकी सर्वाइवर चुपचाप शॉप से बाहर निकल जाते हैं और वो वीआईपी रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद में उनका सामना ज़ॉम्बीज के एक और बड़े झुंड से हो जाता है। सभी लोग तुरंत रुक जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। अब होता यह है कि तभी शॉप के अंदर मौजूद उन ज़ॉम्बीज में से एक को शक हो गया था कि इंसान फिर से कोई चाल चल रहे हैं और जैसे ही वो इस बात को समझता है वो बाकी ज़ॉम्बीज के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की कोशिश करता है। अब इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सारे ज़ॉम्बीज एक साथ रुककर ऊपर की तरफ देखते हैं। वॉन पहले ही समझ चुकी थी कि जब भी ज़ॉम्बीज इस तरह रिएक्ट करते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, तो वो आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ पल के लिए उनका ध्यान दूसरी चीजों से हट जाता है। तब वॉन और उसके साथी तेजी से उनके बीच से ही निकलकर आगे निकलने लगते हैं।
लेकिन जैसे ही ये लोग ज़ॉम्बीज के उस झुंड को क्रॉस कर रहे होते हैं तभी अचानक एक ज़ॉम्बी एक लड़की के ऊपर गिर पड़ता है और वो उसके नीचे फंस जाती है और खुद को छुड़ा नहीं पाती। तब वॉन तुरंत एक आइडिया सोचती है। वो अपना लाइटर निकालकर उसकी फ्लेम को छत पर लगे हुए फायर सेंसर्स के करीब ले जाती है, जिससे कि सेंसर्स एक्टिवेट हो गए थे और पूरे फ्लोर पर इमरजेंसी स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि पानी गिरने लगता है। चारों तरफ पानी की तेज बौछार होने लगी थी। लेकिन इस प्लान का एक नुकसान भी था। स्प्रिंकलर्स एक्टिव होते ही फ्रीज मोड में खड़े हुए सारे ज़ॉम्बीज दोबारा से एक्टिव हो गए थे। अब उनका ध्यान पूरी तरह सर्वाइवर्स की तरफ चला गया था और वो उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब वॉन और बाकी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए ज़ॉम्बीज से बचते बचाते लिफ्ट तक आ गए थे। अब सभी लोग जल्दी जल्दी लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं और ज़ॉम्बीज के उन तक आने से पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और उसी वक्त वॉन तुरंत ही 3rd फ्लोर का बटन दबा देती है और फिर लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए थे और तभी ये लोग कुछ पल के लिए राहत की सांस लेते हैं। खैर, इसके बाद फिल्म हमें बिल्डिंग के बाहर की सिचुएशन को दिखाती है। पूरे सोल शहर के अंदर इस बायो टेरर हमले ने अफरा तफरी मचा दी थी, जहां पर रिसर्चर्स डॉक्टर सॉ की हिस्ट्री और उसकी पुरानी रिसर्च को खंगालना शुरू करते हैं ताकि ये लोग समझ पाएं कि ये वायरस आखिरकार काम कैसे करता है और इसको रोकने का कोई तरीका है भी या फिर नहीं। खैर, दूसरी ओर सोल के लगभग हर एक न्यूज चैनल पर इसी हमले का डिस्कशन हो रहा था। कोई इसको एक साइंटिफिक डिजास्टर बता रहा होता है तो कोई इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा बायो टेरर इंसिडेंट कह रहा था। यहीं पर हम प्रोफेसर गोंग को भी देखते हैं, जो कि डॉक्टर सॉ की रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ जा रही होती है ताकि वो अपने हस्बैंड हान को बचा सके या फिर उसकी मौत का बदला ले सके। अब लैब के आसपास साइंटिस्ट ने सिक्योरिटी के लिए बैरिकेडिंग रखी हुई थी। अब कुछ ही देर में दूसरे प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स भी वहां पर पहुंच गए थे ताकि ये सब मिलकर डॉक्टर सॉ की रिसर्च और उसके एक्सपेरिमेंट्स की जांच कर सके। उनकी सिक्योरिटी और मदद के लिए आर्मी भी पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। वहीं बिल्डिंग के अंदर वॉन और बाकी सर्वाइवर्स आखिरकार 3रे फ्लोर पर मौजूद वीआईपी रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उनको डॉक्टर सॉ भी मिल जाता है और उसको देखते ही ऑफिसर तुरंत ही उसको हथकड़ी पहना देता है ताकि वो कोई और खतरनाक हरकत ना करे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि डॉक्टर सॉ वॉन की तारीफ करता है। वो बताता है कि वाटर स्प्रिंकलर एक्टिवेट करके वॉन ने कुछ समय के लिए ज़ॉम्बीज के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर दिया था और सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार उसको ये कैसे पता था। लेकिन तभी डॉक्टर सॉ एक और चौंका देने वाली बात बताता है। उसके मुताबिक जैसे जैसे पानी सूख जाएगा ज़ॉम्बीज के बीच का कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस में वाटर वेपर एक मीडियम की तरह काम करता है और उसकी वजह से उनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क और भी ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है। और ये सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए थे, यानी कि डॉक्टर सॉ एक साइको बन गया था। तब पुलिस ऑफिसर उनको समझाता है कि अगर उनको जिंदा बचना है तो जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग की टेरेस तक पहुंचना होगा। उसका ये मानना था कि आर्मी रेस्क्यू टीम सिर्फ वहीं से उनको सेफली इवैक्यूएट कर सकती है। अब सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए ये लोग तुरंत ही टेरेस की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर सॉ को अपने साथ लेकर वीआईपी रूम से बाहर निकालते हैं और बिल्डिंग की कार्गो लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता था जो कि सीधा टेरेस तक जाया करता। लेकिन जब ये सभी लोग कार्गो लिफ्ट में टेरेस की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे तभी डॉक्टर सॉ इनको डिस्ट्रैक्ट करके लिफ्ट का डेस्टिनेशन चेंज कर 9वें फ्लोर पर सेट कर देता है, जिससे कि लिफ्ट टेरेस की जगह एक दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ने लगती है। अब कुछ ही देर के बाद में लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकती है और जैसे ही उसके दरवाजे खुलते हैं बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज तुरंत ही ग्रुप पर हमला कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले से सभी लोग घबरा गए थे और वो सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए ज़ॉम्बीज से बचने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं और किसी तरह लिफ्ट का गेट दोबारा बंद करते हैं। लेकिन इन सब में कुछ लोग ज़ॉम्बीज का शिकार हो गए थे और इनका ग्रुप काफी छोटा सा हो जाता है। अब इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर डॉक्टर सॉ लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसके आसपास मौजूद कोई भी ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनके लिए इनविजिबल हो। और यहीं से हमको ये आइडिया लगता है कि शायद ये सब डॉक्टर सॉ की खुद पर टेस्ट करी गई वैक्सीन या फिर एंटीडोट का असर था। इसी वजह से ज़ॉम्बीज उसे अपना टारगेट नहीं समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि वो उनमें से एक है। अब डॉक्टर सॉ के भाग जाने के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स फिर से टेरेस वाले फ्लोर का बटन दबाते हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो फ्लोर पर कुछ ज़ॉम्बीज मौजूद थे जो कि ही और सॉ की चाल ढाल और हरकतों की नकल करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़ॉम्बीज सिर्फ इंसानों को पहचानना ही नहीं बल्कि उनके बिहेवियर को कॉपी करना भी सीख गए थे। अब सवाल ये था कि ज़ॉम्बीज इतनी तेजी से इवॉल्व कैसे हो रहे थे। इसका जवाब डॉक्टर सॉ की रिसर्च में छुपा हुआ था। उसके एक्सपेरिमेंट ने ज़ॉम्बीज की लर्निंग एबिलिटी, पैटर्न रिकॉग्निशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा दिया था। इसी वजह से अगर एक ज़ॉम्बी कोई नई चीज देखता या फिर सीखता था तो वो जानकारी तुरंत ही पूरे नेटवर्क में फैल जाया करती, जिसका नतीजा ये होता था कि पूरा ज़ॉम्बी ग्रुप लगातार इवॉल्व हो रहा था और हर गुजरते पल के साथ ज्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा था।
अब ये देखकर सर्वाइवर समझ जाते हैं कि टेरेस का रास्ता भी अब सुरक्षित नहीं रहा और अगर उनको बचना है तो कोई दूसरा ही सॉल्यूशन निकालना होगा। काफी सोच विचार करने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि उन्हें बिल्डिंग के कंट्रोल रूम तक पहुंचना होगा, जो कि बेसमेंट में होता है, और शायद वहीं से बिल्डिंग के सिस्टम्स को कंट्रोल करके ये लोग अपने लिए कोई नया रास्ता या फिर रेस्क्यू का मौका बना सकते थे। दूसरी ओर फिल्म हमें दोबारा डॉक्टर सॉ की रिसर्च लैब में ले जाती है, जहाँ पर प्रोफेसर गोंग दूसरे प्रोफेसर्स और आर्मी की स्पेशल टीम के साथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच चुकी थी। ये वही सीक्रेट लेबोरेटरी होती है जहां पर डॉक्टर सॉ ने कंपनी छोड़ने के बाद अपने खतरनाक वायरस पर रिसर्च करी थी। अब वायरस के खतरे को देखते हुए सभी लोगों ने प्रोटेक्टिव सेफ्टी सूट्स पहने हुए थे। लैब का साइज देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि डॉक्टर सॉ काफी लंबे समय से यहाँ पर रिसर्च कर रहा था। लैब के अंदर कई मिरर कैबिन्स बने हुए थे जहाँ पर उसने दर्जनों बंदरों पर एक्सपेरिमेंट्स करे थे। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सोल्जर की नजर कैबिन नंबर 1 पर पड़ती है, जो कि पहले से टूटा हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि उस कैबिन का बंदर आजाद होकर कहीं लैब के अंदर घूम रहा था। अब सोल्जर जैसे ही अपनी टीम को इस बारे में वार्न करने की कोशिश करता है, अचानक वही बंदर उस पर हमला कर देता है। अब हमले के दौरान प्रोफेसर गोंग एक कैबिन से टकरा जाती है और उस झटके से बाकी कैबिन्स भी हिल गए थे। अब एक के बाद एक सारे के सारे इन्फेक्ट हुए बंदर एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने कैबिन्स तोड़कर बाहर निकल आते हैं। कुछ ही पलों में पूरी लैब में अफरा तफरी मच गई थी और बंदरों ने आर्मी और प्रोफेसर्स पर हमला करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान मंकी नंबर 1 सीधा प्रोफेसर गोंग की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोंग उस पर किसी चीज से हमला कर देती है, जिससे कि अचानक वो बीच में ही रुक गया था। उसकी सारी मूवमेंट्स एकदम फ्रीज हो जाती हैं और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि सिर्फ वही बंदर नहीं बल्कि लैब में मौजूद सारे के सारे इन्फेक्टेड बंदर भी एक साथ बिल्कुल शांत हो गए थे और वो हिलना बंद कर चुके थे। आर्मी और प्रोफेसर्स को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हुआ। और तभी प्रोफेसर गोंग हमको सबसे ज्यादा समझदार दिखाई जाती है। उसकी नजर पास में लगे हुए एक बड़े चार्ट पर पड़ती है। उस चार्ट में सभी बंदरों की फोटो लगी हुई थी, लेकिन उनमें से मंकी नंबर 1 की फोटो सबसे बड़ी थी। ये देखकर गोंग को एक बहुत ही जरूरी बात समझ आती है। मंकी नंबर 1 सिर्फ एक ऑर्डिनरी टेस्ट सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि पूरे इन्फेक्टेड मंकी नेटवर्क का लीडर भी था। जी हाँ, शायद बाकी मंकीज उसी से जुड़े हुए थे और इसीलिए जब वो खत्म हुआ तो उसका पूरा असर ग्रुप पर पड़ा, जिससे कि बाकी सारे बंदर भी फ्रीज हो गए। बेसिकली अंदर से उनका नर्वस सिस्टम ही फ्रीज हो गया था और कहा जा सकता है कि वो खत्म ही हो गए थे। मतलब कि ऐसा मान लो कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके बीच का कनेक्शन अगर तोड़ दिया जाए, बिल्कुल इस तरह से चीज हुई थी। अब दूसरी ओर बिल्डिंग के अंदर सर्वाइवर्स बेसमेंट तक जाते हैं, जहां का नजारा बहुत ही खराब था। अब सॉक सबको कंट्रोल रूम की तरफ ले जाता है, लेकिन रास्ते में एक लेडी का पैर गलती से खाली कैन पर पड़ गया था, जिसकी आवाज से आसपास वाले ज़ॉम्बी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन सभी लोग तुरंत ही गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और वहां पर बच जाते हैं। अब कंट्रोल रूम तक पहुंचने के बाद ये लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। कैमरा में डॉक्टर सॉ तीसरे फ्लोर पर था। वो सीधा ज़ॉम्बी बन चुके सीईओ खांग के पास जा रहा था। फिर वो जानबूझकर खांग के सामने खड़ा हो जाता है और उसे अपने ऊपर हमला करने देता है और अगले ही पल खांग जो होता है वो डॉक्टर सॉ को काट लेता है। अब ऐसा होते ही डॉक्टर सॉ जमीन पर गिर पड़ता है और तड़पने लगता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसी वक्त बिल्डिंग में मौजूद सारे ज़ॉम्बीज भी अचानक फ्रीज हो जाते हैं और अपने सारी मूवमेंट्स को रोक देते हैं। ये देखकर सबको एहसास हो गया था कि डॉक्टर सॉ और ज़ॉम्बीज के बीच में कोई तो बहुत ही गहरा कनेक्शन था और शायद से उसकी हालत का सीधा असर पूरे ग्रुप पर पड़ रहा था, यानी कि पूरे नेटवर्क पर। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वॉन को एक बहुत ही जरूरी बात समझ आती है। वो एहसास करती है कि डॉक्टर सॉ सिर्फ ज़ॉम्बीज का क्रिएटर नहीं है, बल्कि किसी न किसी तरह से उन सबसे जुड़ा हुआ है। और ऐसा लग रहा था कि वो ज़ॉम्बीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ उनकी आंखों के जरिए आसपास की चीजें देख भी सकता था। और ये बात समझते ही ऑफिसर एक प्लान सबके सामने रखता है। वो कहता है कि जब तक सारे ज़ॉम्बीज फ्रीज मोड में हैं, तब तक उनके पास एक सुनहरा मौका है, जिसका फायदा उठाते हुए उन्हें तुरंत ही तीसरे फ्लोर पर जाकर डॉक्टर सॉ को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, क्योंकि वही उनकी वैक्सीन और बचने की उम्मीद था। अब प्लान के मुताबिक ही कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए सबको सेफ रूट बताती रहती है और ग्रुप तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़ता है। शुरू में सब ठीक था और वो बिना ज़ॉम्बीज को टच किए डॉक्टर सॉ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसे ले जाने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर सॉ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे कि फ्रीज हुए सारे ज़ॉम्बीज दोबारा एक्टिव होकर उनका पीछा करने लगते हैं। अब मजबूरन सभी डॉक्टर सॉ को बांधकर एक कैबिन में छुप जाते हैं, लेकिन कैबिन के अंदर भी डॉक्टर सॉ अपनी आंखों और सर्वाइवर्स की बातों के जरिए ज़ॉम्बीज को उनकी लोकेशन बता रहा था। जल्दी ज़ॉम्बीज कैबिन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी वॉन को आइडिया आता है और वो रिबन के जरिए डॉक्टर सॉ की
आंखों को बांध देती है। अब जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, ज़ॉम्बीज का हमला धीरे धीरे रुक गया था, जिससे समझ आता है कि डॉक्टर सॉ की विजुअल कनेक्शन ज़ॉम्बीज के कम्युनिकेशन नेटवर्क का इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। अब मौका देखकर ग्रुप कैबिन से निकलता है और ही की डायरेक्शन फॉलो करते हुए किचन तक पहुंच जाता है। वहां पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि अब ही को वहीं छोड़कर सीधा टेरेस की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेसमेंट में वापस जाना बहुत खतरनाक था और सबसे पहले अपनी जान बचाना जरूरी है। लेकिन ही का भाई सॉक जो होता है वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता और गुस्सा होने लगता है। अब गुस्से में सॉक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो अपनी बहन ही को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता और उसे बचाने के बाद ही वो टेरेस पर जाएगा। इस बात पर दोनों के बीच बहुत ही बहस होती है और झगड़ा हो जाता है। आखिर में सॉक अकेला ही निकल पड़ता है, लेकिन डॉक्टर सॉ उनकी बात सुन लेता है और वो समझ जाता है कि कंट्रोल रूम में अभी भी कोई लड़की ही मौजूद है और वो ये इन्फॉर्मेशन ज़ॉम्बीज तक पहुंचा देता है। अब रिसेप्शन एरिया का एक ज़ॉम्बी बिल्डिंग सिस्टम से कंट्रोल रूम की लोकेशन ढूंढकर बाकी ज़ॉम्बीज को बता देता है और कुछ ही देर में सारे ज़ॉम्बीज कंट्रोल रूम पर हमला करने लगते हैं। अब सीसीटीवी पर ये सारी चीजें देखकर ही पूरी तरह कांप गई थी। उधर किचन में वॉन को लगता है कि साथियों को छोड़कर भागना गलत होगा और वो पुलिस ऑफिसर की गन छीनकर सबको रोक देती है और कहती है कि सॉक और ही के लौटने तक कोई नहीं जाएगा। लेकिन बाकी सर्वाइवर जान के खतरे की वजह से उसे गन छीन लेते हैं और उसे टेरेस की तरफ चलने पर मजबूर करते हैं और ग्रुप की सेफ्टी को देखते हुए वॉन उनके साथ टेरेस की तरफ बढ़ने लगती है। इसी बीच सॉक ही को कॉल करता है और वो सीसीटीवी की मदद से उसे रास्ता बताती है। लेकिन कुछ देर बाद सॉक एक ऐसी लिफ्ट तक पहुंच जाता है जिसमें सिर्फ टेरेस का बटन था, यानी कि शायद से वही कार्गो वाली लिफ्ट होती है वो। तब उसे समझ आता है कि ही ने जानबूझकर उसे गलत रास्ता दिखाया ताकि वो अपनी जान बचा सके। अब फोन पर ही अपने भाई को समझाती है कि वो उसे छोड़कर टेरेस पर पहुंच जाए, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज के बीच से उसको बचाना नामुमकिन था। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन सॉक उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी कंट्रोल रूम के बाहर ज़ॉम्बीज ग्लास वॉल पर हमला करते हैं। ग्लास टूट जाता है और ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए थे। फोन पर सब कुछ सुनते हुए भी सॉक कुछ नहीं कर पाता और कुछ ही पलों में ही भी ज़ॉम्बीज का शिकार होकर इन्फेक्टेड हो जाती है। अब लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ सॉक जो होता है वो अपनी बहन की चिल्लाने की आवाज सुनता रहता है और उसको बचाने में नाकामयाब रहने का दर्द लेकर पूरी तरह टूट जाता है। अब दूसरी तरफ जब वॉन और बाकी सर्वाइवर्स टेरेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर शातिर डॉक्टर सॉ फिर से जोर जोर से चीखने लगता है। इसी दौरान सबको सॉक का मैसेज मिलता है। गुस्से और दुख में सॉक लिखता है कि सबने मिलकर उसकी बहन ही को खत्म करने के लिए छोड़ दिया और इसलिए अब वो सबसे बदला लेगा। उसके पास जो वैक्सीन या फिर एंटीडोट है वो उसे खत्म कर देगा और उनमें से कोई भी अब इस बिल्डिंग से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। अब प्रोफेसर गोंग की इमरजेंसी मीटिंग में खुलासा होता है कि जैसे पहले इन्फेक्टेड मंकी को खत्म करने पर बाकी इन्फेक्टेड मंकीज फ्रीज हो गए थे, वैसे ही हर एक इन्फेक्टेड नेटवर्क का एक प्राइमरी होस्ट होगा और अगर उस फर्स्ट इन्फेक्टेड को खत्म कर दिया जाए तो बाकी ज़ॉम्बीज अपनी कोऑर्डिनेशन और स्पेशल एबिलिटीज खो सकते हैं। लेकिन वो ये भी बताती है कि इसमें खतरा भी है कि इन्फेक्टेड लोग जो होंगे उसके बाद कभी नॉर्मल इंसान नहीं बन सकेंगे, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम परमानेंटली डैमेज हो चुका होगा। जिसके बाद ऑफिशियल सीसीटीवी कैमरा फुटेज और इन्फेक्शन टाइमलाइन चेक करके पहले इन्फेक्टेड को ढूंढने लगते हैं, जबकि हमको पता है कि आउटब्रेक का असली सोर्स सीईओ खांग था, जिसको सबसे पहले डॉक्टर सॉ ने वो इन्फेक्टेड सिरिंज लगाई थी। दूसरी ओर ही के खत्म होने के बाद में सॉ गुस्से और दर्द में ज़ॉम्बीज को बड़े चाकू से मारता हुआ एक छोटे कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है और सीसीटीवी एक्सेस करके सर्वाइवर्स को ढूंढने लगता है। अब दूसरी ओर वॉन, पुलिस ऑफिसर्स और बाकी सर्वाइवर्स डॉक्टर सॉ को लेकर एक और जगह पहुंचते हैं, लेकिन स्पीकर्स की आवाज से डॉक्टर सॉ उनकी लोकेशन समझकर ज़ॉम्बीज को बता देता है। अब ज़ॉम्बीज के आने पर पुलिस ऑफिसर फायरिंग शुरू कर देता है। हालांकि कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज को अब भी पेशेंट्स मान रहे थे और शायद से उनको ठीक किया जा सकता था। अब अफरा तफरी में होता यह है कि 3 सर्वाइवर्स एक कैबिन में छुप जाते हैं और इसी दौरान ज़ॉम्बीज पुलिस ऑफिसर पर टूट पड़ते हैं। ऑफिसर लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वॉन और उसके 2 साथी डॉक्टर सॉ को लेकर वहां से निकल गए थे। ऑफिसर भी पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसको काट लेते हैं। अब तीनों किसी तरह एक सेफ रूम तक पहुंच जाते हैं और डॉक्टर सॉ को टेप से मजबूती से बांध देते हैं। आवाज से ज़ॉम्बीज को अलर्ट ना करने के लिए वो मोबाइल चैट्स के जरिए बात कर रहे थे। वॉन अपने साथियों से कहती है कि वो डॉक्टर सॉ पर नजर रखे, जबकि वो पुलिस ऑफिसर के फोन से रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश करेगी। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी को जमीन पर पड़ा मोबाइल मिल जाता है और अपनी बढ़ी हुई इंटेलिजेंस की वजह से वो फोन चला लेता है, चैट्स को पढ़ लेता है और तुरंत ही इस इंफॉर्मेशन को डॉक्टर सॉ तक पहुंचा देता है कि सर्वाइवर्स रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश करने वाले हैं।
अब जैसे ही डॉक्टर सॉ को सर्वाइवर्स की सीक्रेट प्लानिंग का पता चलता है तो वो खतरनाक मुस्कान के साथ हंसने लगता है। उधर वॉन पुलिस ऑफिसर का फोन ढूंढकर कमिश्नर से कांटेक्ट करती है और बताती है कि डॉक्टर सॉ 32वें फ्लोर के वेयर हाउस में है। कमिश्नर तुरंत ही रेस्क्यू मिशन शुरू करता है, जिसमें कि एक टीम डॉक्टर सॉ को जिंदा पकड़ने के लिए और दूसरी टीम फर्स्ट इन्फेक्टेड होस्ट सीईओ खांग को खत्म करने निकल पड़ती है। लेकिन वॉन की बात एक इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी सुन लेता है और वेयर हाउस की लोकेशन पूरे ज़ॉम्बी नेटवर्क को बता देता है। वेयर हाउस में सिर्फ 2 लेडी सर्वाइवर्स और डॉक्टर सॉ थे। तभी बाहर से दस्तक होती है और ज़ॉम्बीज इंसानों की आवाज की नकल करके खुद को रेस्क्यू टीम बताते हैं। दोनों लेडीज उनकी बात मानकर गेट खोल देती हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि बाहर इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज थे। वो अंदर घुसकर दोनों पर हमला कर देते हैं और इसी अफरा तफरी में डॉक्टर सॉ को भी आजाद कर देते हैं, जिससे कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही खुशी भरी मुस्कान आ जाती है। अब उधर रेस्क्यू टीम टेरेस पर उतरती है। एक ग्रुप सीईओ खांग को ढूंढने निकलता है और कई सारे ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। अब हैवी गन फायरिंग के बावजूद भी कुछ सोल्जर्स इन्फेक्ट हो गए थे, लेकिन बचे हुए सोल्जर्स जो होते हैं वो आखिरकार सीईओ खांग को मार डालते हैं। सबको लगता है कि उसके खत्म होने से ज़ॉम्बी नेटवर्क टूट जाएगा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ज़ॉम्बीज बिल्कुल पहले की तरह एक्टिव रहते हैं। ना उनकी कम्युनिकेशन रुकती है और ना ही उनके हमले। अब बिल्डिंग के बाहर मिनिस्टर्स, प्रोफेसर्स और पुलिस कमिश्नर्स लाइव फीड देख रहे थे। अब खांग के खत्म होने के बाद भी ज़ॉम्बीज को एक्टिव देखकर सब शॉक्ड रह गए थे, लेकिन उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज रेस्क्यू टीम पर टूट पड़ते हैं। सोल्जर्स पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके सब उनका शिकार बन गए थे। आखिरकार सारे के सारे कैमरा टूट जाते हैं, स्क्रीन भी ब्लैंक हो जाती हैं और लाइव ट्रांसमिशन बंद हो जाता है, जिससे बाहर बैठे ऑफिशियल समझ जाते हैं कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो चुका है। और जैसा वो सोच रहे थे, सीईओ खांग जो था वो यहाँ पर मेन व्यक्ति नहीं था, यानी कि वो लीडर नहीं था। अब वॉन जब वेयर हाउस की तरफ लौट रही होती है तो वो देखती है कि डॉक्टर सॉ अब आजाद था और ज़ॉम्बीज के एक बड़े ग्रुप के साथ आराम से चल रहा था। इससे उसको समझ आ जाता है कि वेयर हाउस के बाकी सर्वाइवर शायद खत्म हो गए हैं। तभी सॉक वहां पहुंचकर बड़े चाकू से ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ता है। लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बीज का खून और व्हाइट लिक्विड यानी कि सफेद पदार्थ जो होता है वो उसके शरीर पर लग गया था, जिससे कि कुछ पल के लिए ज़ॉम्बीज उसे पहचान नहीं पाते और सॉक इसका फायदा उठाकर कई सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है। ये देखकर डॉक्टर सॉ ज़ॉम्बीज को दोबारा कंट्रोल करके सॉक पर हमला करवा देता है, यानी कि अब वो उन सबको कंट्रोल कर रहा था। हमले के दौरान सॉक का चाकू गिर पड़ता है और वो वहीं पर गिर गया था। इसी वक्त वॉन हिम्मत दिखाते हुए डॉक्टर सॉ की गर्दन पर वायर लपेटकर उसको एक मेटल रैक से बांध देती है, लेकिन डॉक्टर सॉ ज़ॉम्बीज को बुला लेता है और वो वायर काट कर उसको छुड़वा लेते हैं। उधर सॉक अपना चाकू वापस लेकर ज़ॉम्बीज को मार डालता है। उसने मौके का फायदा उठाया था और डॉक्टर सॉ को खत्म करने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन वॉन उसको रोककर समझाती है कि डॉक्टर सॉ ही वायरस के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखता है और उसको खत्म करने के साथ क्योर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। गुस्से में सॉक वॉन का गला दबाने लगता है और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर डॉक्टर सॉ भाग निकलता है। अब सॉक उसका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में उसकी ज़ॉम्बी बन चुकी बहन ही सामने आ गई थी, जो कि अब और भी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी होती है। वो पैरों पर चल रही थी, जबकि पहले ऐसे नहीं चल सकती थी। डॉक्टर सॉ दूर खड़ा मुस्कुराता रहता है और अपनी बहन को देखकर इमोशनल हुआ सॉक उसकी तरफ बढ़ता है। उसको लगता है कि शायद उसके अंदर अभी भी उसकी बहन ही होगी, लेकिन अगले ही पल ही उसके हाथ से चाकू छीनकर उसके सीने के आर पार कर देती है और अचानक हुए इस हमले में सॉक की मौत हो जाती है। अब सॉक को खत्म होते देखकर वॉन टूट गई थी, जबकि डॉक्टर सॉ अपने एक्सपेरिमेंट की सफलता पर घमंड करते हुए ये बताता है कि उसके पिता की मौत लोगों के बीच कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से हुई थी और इसी वजह से उसने ऐसा सिस्टम बनाने का सपना देखा था जहाँ पर सभी लोग बिना किसी गलतफहमी के सीधा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जैसे कि ये ज़ॉम्बीज जुड़ रखे थे। लेकिन इसी सपने ने एक ऐसे वायरस को जन्म दिया जो कि लोगों को ज़ॉम्बीज में तब्दील कर रहा था। डॉक्टर सॉ का मानना था कि अगर इस ट्रेजेडी को रोकना है तो सभी ज़ॉम्बीज के माइंड्स को एक साथ जोड़कर एक ही सोच के साथ चलना होगा, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी पैदा ना हो। अब जब डॉक्टर सॉ अपनी फिलॉसफी समझा रहा होता है, तब रेस्क्यू टीम की दूसरी यूनिट वहां पहुंचकर ज़ॉम्बीज को मारती हुई उस तक पहुंच जाती है और उसे जिंदा कस्टडी में लेकर बाहर निकलने लगती है। इसी बीच ज़ॉम्बीज वॉन पर हमला कर देते हैं और वो बचकर वापस वेयर हाउस में पहुंच जाती है, लेकिन रेस्क्यू टीम का पूरा ध्यान डॉक्टर सॉ को बचाने पर होता है और इसलिए वॉन को बिल्डिंग के अंदर अकेला छोड़ दिया जाता है। अब लाइव फुटेज को देखकर प्रोफेसर गोंग गुस्से में आ जाती है और ऑफिशियल से ये कहती है कि वॉन को भी बचाया जाना चाहिए, लेकिन सबका फोकस खाली डॉक्टर सॉ पर होता है। उसे चुप करा दिया जाता है और वो निराश होकर वहां से चली जाती है। उधर वेयर हाउस में अकेली बैठी वॉन को गोंग का फोन आता है और गोंग मंकी एक्सपेरिमेंट की बात बताती है कि मंकी नंबर 1 को खत्म करने पर बाकी सारे इन्फेक्टेड मंकीज भी इनएक्टिव हो गए थे, लेकिन सीईओ खांग की मौत के बाद भी ज़ॉम्बीज पर कोई असर नहीं हुआ। यहीं पर वॉन को एक बड़ा सच समझ
समझ आता है। मंकी नंबर 1 पहला इन्फेक्टेड नहीं था बल्कि पूरे नेटवर्क का लीडर था और इसी लॉजिक से उसको एहसास होता है कि बेशक से सीईओ खांग जो था वो सबके सामने दिखने वाला पहला इन्फेक्टेड जरूर था, लेकिन नेटवर्क का असली कंट्रोलर डॉक्टर सॉ खुद है। जी हाँ, और यहाँ पर जब उसने कहा था ना कि उसके अंदर इसका एंटीडोट है, तो वो एंटीडोट नहीं था बल्कि उसने अपनी बॉडी को बायोलॉजिकल इस तरह सेट करवा लिया था कि सीईओ खांग के काटने के बाद में जो पूरा ज़ॉम्बी नेटवर्क था वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर चली गई। यानी कि अब वो नया लीडर बन चुका था और वो था इस पूरे ग्रुप का असली लीडर। यानी कि जिस इंसान को सभी वैक्सीन और क्योर समझ रहे थे वही पूरे ज़ॉम्बी नेटवर्क का सेंट्रल नोड था। यानी कि इसका कोई भी एंटीडोट था ही नहीं और अगर डॉक्टर सॉ को खत्म कर दिया जाए तो शायद से ज़ॉम्बीज का कम्युनिकेशन और आउटब्रेक भी रुक जाएगा। अब प्रोफेसर गोंग तुरंत ही हेडक्वार्टर्स पहुंचकर ऑफिशियल्स को वार्न करती है कि डॉक्टर सॉ ही असली कंट्रोलर है और उसे एलिमिनेट करना जरूरी है, लेकिन ऑफिशियल्स उसकी बात नहीं मानते क्योंकि उनके लिए डॉक्टर सॉ एक कीमती एसेट और पॉसिबल वैक्सीन सोर्स था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से गोंग की वार्निंग नजरअंदाज कर दी जाती है, जबकि गोंग और वॉन दोनों समझ चुके थे कि वक्त बहुत कम है उन दोनों के पास में। उधर रेस्क्यू टीम डॉक्टर सॉ को लेकर टेरेस की तरफ बढ़ रही थी। बाहर से सब कुछ सक्सेसफुल नजर आ रहा होता है, लेकिन डॉक्टर सॉ अभी भी ज़ॉम्बी नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक था। अब वो एक सिग्नल भेजता है जिससे कि कुछ ही देर में पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में मारे गए सोल्जर्स और इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक बन चुके थे। अपने वेपन्स के साथ वो वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके पास में एक छोटी सी ज़ॉम्बी आर्मी थी जो कि ट्रेन्ड सोल्जर्स थे। ये ज़ॉम्बी सोल्जर अचानक से रेस्क्यू टीम पर हमला कर देते हैं और कई सोल्जर्स तुरंत खत्म हो जाते हैं और बाकी सारे इन्फेक्ट हो गए थे। कुछ ही पलों में पूरी रेस्क्यू टीम तबाह हो जाती है। अब डॉक्टर सॉ के पास सिर्फ आम ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि ट्रेन्ड ज़ॉम्बी सोल्जर्स की एक छोटी आर्मी बन गई थी। वो उनके साथ अब रस्सी की मदद से पास वाली बिल्डिंग के पार्किंग एरिया तक पहुंचता है जहां पर एक आर्मी व्हीकल खड़ा हुआ था। ज़ॉम्बी सोल्जर्स उसमें बैठकर डॉक्टर सॉ को लेकर क्वारंटाइन बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं जहां पर लोग अपने परिवार वालों की खबर का इंतजार कर रहे थे। सबको लगता है कि रेस्क्यू टीम आ गई, लेकिन जैसे ही व्हीकल के दरवाजे खुलते हैं तो इन्फेक्टेड सोल्जर्स और ज़ॉम्बीज बाहर निकलकर लोगों पर हमला कर देते हैं। कुछ ही पलों में अफरा तफरी मच गई थी और आउटब्रेक बिल्डिंग से निकलकर पूरे सोल शहर में फैलना शुरू हो जाता है। यानी कि डॉक्टर सॉ पगला गया था। उधर वॉन हार नहीं मानती। वो मैनिक्विन्स और सामान की मदद से ज़ॉम्बीज के लिए ट्रैप बनाकर कुछ देर के लिए उनको उलझा देती है और भाग निकलती है, लेकिन इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज जल्दी ही समझ जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। अब छिपते वक्त वॉन को याद आता है कि सॉक पर ज़ॉम्बी ब्लड लगने के बाद ज़ॉम्बीज उसको पहचान नहीं पाए थे। वो तुरंत ही खून से भरा हुआ कपड़ा अपने ऊपर लपेट लेती है और ज़ॉम्बीज उसे अपना ही हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इस ट्रिक से वॉन बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी। अब बाहर का मंजर देखकर वो शॉक में आ जाती है। डॉक्टर सॉ क्वारंटीन बैरिकेड हटवा चुका था और ज़ॉम्बीज अब खुलेआम सड़कों पर फैल गए थे। हर तरफ भगदड़, हादसे और चीख पुकार मच रही होती है। अब वॉन समझ गई थी कि अगर डॉक्टर सॉ को जल्दी नहीं रोका गया तो तबाही पूरे देश तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी। अब तभी एंटी टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स में भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन शुरू हो जाता है। इसी बीच वॉन प्रोफेसर गोंग को कॉल करके डॉक्टर सॉ की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहती है। अब प्रोफेसर गोंग जो होती है वो सिटी के सीसीटीवी चेक कर एक पब्लिक स्क्वायर में डॉक्टर सॉ को देख लेती है और तुरंत ही लोकेशन वॉन को बता देती है। वॉन कार लेकर वहां निकल पड़ती है और रास्ते भर सोल की बर्बादी देखती रहती है जहां पर हर मिनट और हर पल लोग ज़ॉम्बीज में बदलते जा रहे थे और ये मंजर बहुत ही खतरनाक था। अब टाउन स्क्वायर के पास पहुंचकर वॉन डॉक्टर सॉ को देखते ही उस पर कार चढ़ाकर उसको खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी पल में डॉक्टर सॉ बच जाता है और वो तुरंत ही ज़ॉम्बीज को सिग्नल भेजकर वॉन की कार पर हमला करवा देता है। लेकिन वॉन पहले ही कार से बाहर कूद गई थी क्योंकि उसके शरीर पर अब भी ज़ॉम्बी ब्लड से भरा कपड़ा होता है और इसलिए ज़ॉम्बीज उसको पहचान नहीं पाते और उस पर हमला नहीं करते। तभी डॉक्टर सॉ तुरंत ही समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज वॉन को इग्नोर क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसको पता था कि सॉक ने भी ठीक ऐसे ही ट्रिक का इस्तेमाल किया था और ये इन्फॉर्मेशन पहले ही शेयर हो चुकी थी। वो उनको नया सिग्नल देकर खून से भीगे कपड़े को टारगेट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज के पहुंचने से पहले ही वॉन वो कपड़ा उतार कर दूर फेंक देती है। किस्मत से कपड़ा एक ज़ॉम्बी पर गिर पड़ता है और वो अजीब तरह से गोल गोल घूमने लगता है। उसके ऊपर एक अजीब सी सेंट आ गई थी, यानी कि ज़ॉम्बीज की खुद की सेंट। अब बाकी सारे ज़ॉम्बीज उसे सिग्नल पॉइंट समझकर उसके आसपास जमा हो जाते हैं और देखते ही देखते एक बड़ा सर्कुलर फॉर्मेशन बना लेते हैं और ये एंड्स पर भी अप्लाई होता है कई बार। यानी कि एंड्स जो होती हैं वो एक स्पाइरल डेथ ट्रैप में फंस जाती हैं। असल में एंड्स जो होती हैं वो कई बार ऐसा करती हैं, अपने से आगे वाली जो सुगंध होती है उसको सूंघते हुए बार बार एक ही सर्कुलर मोशन में घूमती रहती हैं और वो तब तक ऐसा करती हैं जब तक कि वो थक कर गिर ना पड़े, यानी कि ये उनके लिए जानलेवा होता है। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा गया है। अब ये देखकर वॉन को डॉक्टर सॉ की बात याद आती है कि अगर सभी
zombies एक ही इंफॉर्मेशन और एक ही डायरेक्शन को फॉलो करें तो उनका पूरा नेटवर्क एक ही पैटर्न में काम करेगा। अब हजारों zombies एक ही सिग्नल पर रिएक्ट कर रहे थे और वॉन को एहसास होता है कि शायद इसी कलेक्टिव बिहेवियर का इस्तेमाल करके डॉक्टर सॉ को हराया जा सकता है, यानी कि हाइव माइंड को तोड़ा जा सकता है। तभी डॉक्टर सॉ उस ज़ॉम्बी के पास पहुंचता है जिसके ऊपर ब्लड सोक्ड कपड़ा पड़ा हुआ था। जैसे ही वो कपड़ा हटाता है एक अजीब सी चीज होती है, आसपास के सारे ज़ॉम्बी जमीन पर गिरकर दोबारा घुटनों के बल चलने लगते हैं, बिल्कुल आउटब्रेक के शुरुआती टाइम जैसा, और उनकी सारी एवोल्यूशन और एडवांस्ड एबिलिटीज एक पल में रीसेट हो गई थी। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जिसके चलते सारे के सारे ज़ॉम्बीज कंफ्यूज्ड हो गए और बिल्कुल पहले की तरह रीसेट हो गए, यानी कि उनके पास अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये भी कहा जा सकता है कि वो रीस्टार्ट हो गए थे, लेकिन उनकी जो हार्ड डिस्क थी उसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन खत्म हो चुका था, बेसिकली वाइप आउट हो गया था। अब इससे वॉन के दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लेता है। उसकी नजर एक बस पर लगे हुए बड़े इंसानी पोस्टर पर पड़ती है और वो किसी तरह ज़ॉम्बीज का ध्यान उस पोस्टर की तरफ खींच देती है, जैसा कि शुरुआत में भी करा गया था। अब इंसानी इमेज को देखते ही सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में डॉक्टर सॉ ज़ॉम्बीज के बीच फंसकर एक जलती हुई कार के पास पहुंच जाता है। कुछ ही पलों में आग उसके कपड़ों को पकड़ लेती है और वो दर्द से तड़पने लगता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि डॉक्टर सॉ की हालत का असर पूरे ज़ॉम्बी नेटवर्क पर दिखने लगता है। जैसे जैसे वो तड़पता है वैसे वैसे पूरे शहर के ज़ॉम्बीज भी बेचैन होकर तड़पने लगते हैं, और इससे फिर साबित हो जाता है कि डॉक्टर सॉ ही पूरे नेटवर्क का सेंट्रल लीडर था, कंट्रोलर था, जैसे कि मंकी नंबर 1 था। अब जलते हुए भी डॉक्टर सॉ वॉन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और आखिरी सांस तक हार नहीं मानता, लेकिन इस बार वॉन पीछे नहीं हटती। जैसे ही वो उसके करीब आता है, वॉन पास पड़ी एक मजबूत चीज से उसके सर पर जोर से वार करती है और डॉक्टर सॉ जमीन पर गिर पड़ता है और कुछ ही पल बाद उसकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर सॉ के खत्म होते ही पूरे सोल शहर के सारे ज़ॉम्बीज एक साथ फ्रीज हो गए थे। उनकी मूवमेंट बिल्कुल रुक जाती है और कोऑर्डिनेशन टूट जाता है और एक ही पल में पूरा ज़ॉम्बी नेटवर्क कोलैप्स कर गया था। दूसरी ओर प्रोफेसर गोंग सीसीटीवी कैमरा के जरिए पूरे शहर के हालात को मॉनिटर कर रही थी और स्क्रीन पर वो देखती है कि हर जगह ज़ॉम्बीज फ्रीज हो गए थे। ये देखकर उसको समझ आता है कि वॉन की थियरी सही थी और डॉक्टर सॉ की मौत ने पूरे नेटवर्क को बंद कर दिया। कुछ ही देर के बाद में वॉन गोंग को कॉल करती है और शहर की बाकी सिचुएशन के बारे में पूछती है। इस बार गोंग के पास पहली बार एक अच्छी खबर थी और वो खुशी से वॉन को बताती है कि पूरी सिटी में ज़ॉम्बीज फ्रीज हो गए हैं। ये सुनते ही वॉन राहत की सांस लेती है कि वो जीत गए। इतनी सारी कुर्बानियों और संघर्ष के बाद आखिरकार लगता है कि ये दर्दनाक ट्रेजेडी खत्म हो गई और इसके साथ ही फिल्म अपने अंत की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन मेकर शायद से इसके पार्ट 2 के लिए आखिर में एक छोटा सा ट्विस्ट भी छोड़ देते हैं। शायद से यहाँ पर डॉक्टर सॉ ने पहले ही समझ लिया था कि उसका अंत करीब है, तो हो सकता है कि शायद उसने किसी दूसरे ज़ॉम्बी में अपनी कॉन्शियसनेस या फिर नेटवर्क का डेटा डाल दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहां पर एक ज़ॉम्बी होता है जो कि अचानक से दोबारा से हिलने लगता है और ये इंडिकेट करता है कि शायद से खतरा पूरी तरह टला नहीं था और वायरस की कहानी अभी भी किसी न किसी रूप में जिंदा थी। और बूम, इसी के साथ में कॉलोनी द कोरियन हॉरर ज़ॉम्बी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कॉलोनी मूवी की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बस आपको मुझे पता है कि एक चीज पर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि आखिरकार जब सीईओ खांग ने डॉक्टर सॉ को काटा था तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल ज़ॉम्बीज की तरह बर्ताव क्यों नहीं कर रहा था, बल्कि वो यहाँ पर बाकी सबका लीडर कैसे बन गया। तो देखो, जैसे कि मंकी नंबर 1 था ना, सेम उसी तरह से यहाँ पर डॉक्टर सॉ था। वो पहले से ही इन सबका लीडर था, लेकिन एक कनेक्टिंग नोड उसको चाहिए था जो कि उसको सीईओ खांग के काटने के बाद मिल गया, यानी कि सारी की सारी जानकारी उसके अंदर चली गई थी। एक नोड था जो कि कनेक्ट हो गया था। और बात रही कि उसने नॉर्मल ज़ॉम्बीज की तरह बर्ताव क्यों नहीं करा, तो देखो डॉक्टर सॉ एक नॉर्मल ज़ॉम्बी की तरह इसलिए नहीं बनता क्योंकि वायरस उसके अंदर बाकी लोगों से अलग तरह काम करता है। वो सालों से शेयर्ड कॉन्शियसनेस यानी कि हाइव माइंड सिस्टम पर रिसर्च कर रहा था और उसने वायरस को मॉडिफाई कर दिया था और उसने पक्का इस वायरस को अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट किया होगा ताकि जब उसको काट भी लिया जाए तो उसको कुछ भी ना हो। बेसिकली वो इन ज़ॉम्बीज की तरह बन गया था, लेकिन वो इतना इवॉल्व हो चुका था कि वो बाकी ज़ॉम्बीज का लीडर बन गया। जब सीईओ खांग ने उसको काटा तब डॉक्टर सॉ को कोई नया इन्फेक्शन नहीं मिला, बल्कि उस बाइट ने उसका कनेक्शन पूरी तरह से हाइव माइंड से जोड़ दिया था, यानी कि हाइव नेटवर्क से, क्योंकि उसका दिमाग अपनी हायर कॉग्निटिव फंक्शंस को मेंटेन कर पाया। वो मंकी नंबर 1 या फिर सेंट्रल नोड बन गया था जो बाकी इन्फेक्टेड लोगों से कॉन्शियसली कम्युनिकेट कर सकता था और उनको कंट्रोल भी कर सकता था। मूवी के अंत में जब डॉक्टर सॉ खत्म होता है तो पूरा हाइव सिस्टम कोलैप्स हो गया था, जो कि ये साबित करता है कि वो एक नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं बल्कि
की पूरी कॉलोनी का लीडर बन गया था। और मूवी जो है वो शुरुआत में जानबूझकर ऑडियंस को कंफ्यूज कर रही होती है और ऐसा दिखाती है कि शायद से सीईओ खांग ही पेशेंट जीरो है। असल में खांग सिर्फ पहला इन्फेक्टेड इंसान था जिसको सबने ही ट्रांसफॉर्म होते देखा और वो एक टिपिकल एग्रेसिव ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव करता था। लेकिन डॉक्टर सो ने वायरस को खुद इंजीनियर किया था और अपने आप को पहले से ही बायोलॉजिकली प्रिपेयर करके रखा हुआ था और इसलिए सीईओ खांग के काटने के बाद भी वो शांत रहा, नॉर्मल तरह से बात करता रहा और उसकी इंटेलिजेंस भी बरकरार रही। दूसरे शब्दों में खांग वो पहला कैरियर था जिसे सबने देखा, लेकिन डॉक्टर सो ही पूरी कॉलोनी का असली दिमाग था। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली नया तो नहीं है, इसको हमने पहले भी देख रखा है। आपको द ग्रेट वॉल नाम की एक मूवी याद होगी जो कि शायद से 2015 या 16 में आई थी। तो उसके अंदर एक मदर क्रीचर होती है जो कि वाइब्रेशन कर कर इसी तरह से अपने पूरे के पूरे बच्चों के साथ में सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करा करती थी। बेसिकली क्वीन थी सबकी। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं बिल्कुल उसकी तरह लगता है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि इसका एग्जीक्यूशन जो है वो ज़ॉम्बी लाइन के अंदर काफी नया था, इसलिए ही ये मूवी काफी हिट हो रही है। ए ट्रेन टू बुसान के बाद में ये ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म काफी तबाही मचा रही है और इसने काफी अच्छा पैसा भी कमाया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। और फ्रॉम सीजन 4 का आखिरी एपिसोड जल्दी आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए